सो हे गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आई ट्यूटोरियल, जो कि मैं फ्री हैंड बनाने वाला हूँ और विदाउट किसी रेफरेंस पिक के। और इसमें मैंने अभी तक कोई भी लाइनिंग वाइनिंग नहीं की है। सो मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं आखिर कैसे ड्रॉ करता हूँ और मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है, तो वो मैं सब बताने वाला हूँ। और वैसे तो मुझे पता है कि मैंने एक आई ट्यूटोरियल पहले भी डाल दिया और उसके पहले भी एक और, बट हर आई जो है एक तरीके से नहीं होती। जैसे जैसे फेस का एंगल चेंज होता है, जैसे फेस राइट साइड में रोटेट हुआ तो वो थोड़ा अलग बदल जाता है उसका शेप, तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बट अभी इसी के बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइनिंग। वैसे तो जो है आपको लाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम ड्रॉ करते करते लोग सीख ही जाते हैं। बट अभी आप नहीं सीखे होंगे, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लाइनिंग कर ले पहले और एक बेसिक स्ट्रक्चर बना ले, जैसे कि किस तरह की वो आई है, क्या क्या उसका शेप है और कितनी मोटी है और कितनी पतली है, और आईब्रो कौन सी डायरेक्शन में बनी हुई है, या फिर आईब्रो का शेप क्या है, वो आगे जाकर बेंड हो रही है या फिर नहीं, या फिर कितनी मोटी है वो, और जो आई है उससे कितनी ज़्यादा दूरी पर और आई बॉल से कितनी ज़्यादा बड़ी है, वो आप सब मेजर करके। वैसे तो आपको रेफरेंस फ़ोटो की इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, बट आप धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे कि हाँ भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप रेफरेंस फ़ोटो देख कर ही बनाएं कुछ टाइम तक, रियल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। जैसे कि आपके आसपास से कोई जा रहा हो, आप उसकी आंखों में देखें और मतलब मेजर कर लें। हर किसी की आंख अलग अलग तरीके की होती है, तो और आँखों की वजह से ही आधे से ज़्यादा फेस का एक्सप्रेशन जो है डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आँख सही से नहीं बनेंगी तो आप फेस को कभी भी ठीक से नहीं बना पाओगे। मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि उनका फेस कुछ और होता है, माउथ का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और तरीके का होता है, और आइज़ जो है कुछ अलग ही तरीके की बनी होती है। तो ऐसी गलती आप ना ही करें तो ये अच्छा है, वो आपके ड्राइंग करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप रियल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, या फिर खुद की भी आँख को देखकर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप। सो लाइनिंग के लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए। और अब मैं शेडिंग पर आता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं शेडिंग को भी। सो वैसे तो शेडिंग के लिए आपको काफ़ी आर्टिस्ट बताते होंगे कि आपको ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर डार्क है, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो मैं बताऊँगा कि उनकी बात आप ना ही माने तो ही अच्छा है। भले ही वो बता देते हैं कि वो इस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं, बट वो एक चीज़ को लेकर बताते हैं कि शेडिंग इस तरीके से करनी है, एक ही चीज़ को लेकर। आप दूसरी चीज़ में उसे ट्राई करने के लिए जाओगे, उस चीज़ का उस पर आपको कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। आप उसे अच्छे से शेड ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो किसी चीज़ को बनाना, किसी एक चीज़ को बनाना, जैसे कि मैं आई के लिए दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं अगर आपको बता देता हूँ, इसे तो आप बना लेंगे, नोज़ नोज़ का क्या करेंगे। मैं तो इसके लिए यही बोलूँगा, मैंने एक वीडियो बना रखी है 6 टाइप ऑफ शेडिंग, आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो में ऑब्ज़र्व करो कि आप कौन सी शेडिंग को यूज़ करना चाहते हो अपनी ड्राइंग्स में। उस एक टेक्निक को आप चुन लो, उसके ऊपर उसके लिए प्रैक्टिस करो। लाइट और डार्क शेडिंग, किसी पेपर को ले लो और उस पर लाइट, सबसे पहले तो लाइट टेक्सचर शेड करने की कोशिश करो। और उसके लिए आपको कोई भी जो है रेफरेंस पिक या फिर कुछ भी इस तरीके ऐसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, वो आप रेफरेंस फ़ोटो में देख कर आप पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से बनाना है। पर सबसे पहले आपको शेडिंग आनी चाहिए। शेडिंग बहुत ही मेन चीज़ है, और ये किसी एक चीज़ को देखकर नहीं सीखी जा सकती है, क्योंकि हर तरह की चीज़ में अलग अलग तरह का शेडिंग मेथड यूज़ होता है। बट वो शेड करने का तरीका वैसे ही होता है, और ब्लेंडिंग करने का भी तरीका होना चाहिए अगर किसी चीज़ में आपको करना है तो। जैसे कि आई बॉल होती है बिल्कुल एकदम स्मूथ, और जैसे कि उस पर लाइट पड़ रही हो, वो एक बिल्कुल कांच की तरह होती है। तो आपको कांच का टेक्सचर ड्रॉ करना नहीं है, आपको वैसा ही ड्रॉ करना है जैसा कि रेफरेंस फ़ोटो में है। बट आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ब्लेंडिंग करो तो बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए, ताकि वो कांच जैसा इफ़ेक्ट दे और काफ़ी स्मूथ आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आई को आप ध्यान से ड्रॉ करें। लाइट और डार्क एरियाज़ जो है
और बीच का जो प्यूपिल है वो अगर सेंटर में हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्केचिंग की है। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है स्केचिंग करते हुए, और मैंने हर बार देखा है कि अगर आई बॉल्स का जो ब्लैक पॉइंट होता है, ये जो बीच में है, ये अगर सेंटर में हो तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनती है और काफ़ी अच्छी आई लगती है। तो मेरी बात तो आप यही माने। और अब आते हैं आई बॉल के साइड पर, जो साइड का एरिया होता है उसे आप मेरी माने तो, जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, साइड से जो कि सेंटर है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी शेडिंग कर रहा हूँ, जो आई बॉल है उसके साइड में तो थोड़ा बहुत ब्राइट रखें, बाकी चारों तरफ जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क रखें, ताकि ऐसा लगे कि वो उभर कर आ रही है। क्योंकि डार्क शेडिंग से ही जो है हमें ये पता चलता है कि किस में कितना डेप्थ है। अब जैसे कि आप साइड पे देख सकते हैं, मैं साइड में जितना हो सके उतना डार्क कर रहा हूँ, बट उतना ज़्यादा भी नहीं कि वो सीधा ब्लैक लगे, बस इतना ही शेडिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई वो थोड़ा बहुत डार्क हुआ है। और जब भी आप आईब्रो को ड्रॉ करते हो, आईब्रो नहीं आई लैशेस को ड्रॉ करते हो, तो हमेशा ये बात ऑब्जर्व करना कि वो नीचे वाले आई लैशेस से जो है थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो उस बात का ध्यान रखें कि वो कितनी मोटी है और कितना मोटा उसे होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भी और रेफरेंस पिक के भी अकॉर्डिंग। और जो नीचे के जो आई लैशेस होती है उसमें एक वाइट लाइनिंग जाती है, जिस पे आपको ध्यान देना है। उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आई ड्राइंग पर, ताकि वो अच्छी लगे। तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये एक लाइनिंग है जो कि मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, जो कि जाती ही है, क्योंकि ये वो लाइनिंग है जो कि स्कल की जो बोन है उससे जो है थोड़ी अलग होती है, ये उसके बाहर होती है, और आई बॉल जो स्कल की खोपड़ी के अंदर होती है। तो आप देख ही सकते हो वैसे तो। और नीचे के जो आई लैशेस है वो थोड़ी ज़्यादा खुले होते हैं ना, तो उसीलिए वहाँ पर एक वाइट पॉइंट ज़रूर होता है, एक वाइट लाइन, जो कि आपको ऑब्ज़र्व करनी है रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग। और शेडिंग के लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ ड्रॉ करना है, ना ही कोई रेफरेंस पिक लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। वो वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगी, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आप उससे आधे से ज़्यादा शेडिंग तो सीख ही जाओगे। ये मेरी गारंटी है पक्की, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने कभी भी जो है शेडिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बस लाइट और डार्क करना सीख लिया एक बार में, और फिर मुझे आ गया। फिर मैं रेफरेंस फ़ोटो को देख के अपना प्रेशर कंट्रोल करता गया और मैं सीख गया काफ़ी जल्दी। तो आप भी उसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने किया है, तो आप उससे काफ़ी जल्दी सीख जाएंगे। और आईलेट के बीच में, जो कि आईलेट है, इसके बीच में एक वाइट डॉट ज़रूर होती है। आप अगर किसी रेफरेंस फ़ोटो में ऑब्ज़र्व करोगे तो वो आपको पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई को आई बनाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आईलेट के जो साइड में जो है एक वाइट एरिया ज़रूर होता है। अगर आप रेफरेंस पिक में देखोगे, किसी भी रेफरेंस पिक में देखोगे, तो यहाँ पर जो है इस साइड में आईलेट के साइड में जो है एक थोड़ा बहुत वाइट ज़रूर होगा, और वो चीज़ आपको रेफरेंस पिक में ही ऑब्ज़र्व करने को मिलेगी। अगर आप वैसे ही ड्राइंग बनाते हो तो फिर इस जगह को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। क्योंकि जो ये यहाँ की जो साइड है वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है, बट उस पर लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, और जो नोज़ के साथ जब वो अटैच होती है तो उसके साथ जो है उसकी डार्कनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि नोज़ ऊपर की तरफ को उभर कर आती है। तो आप वो देख लेना, आपको रेफरेंस पिक में ज़रूर पता चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आई लैशेस के ऊपर वाली शेडिंग है उसको एक्यूरेटली ड्रॉ करें। और अगर आप उसकी शेडिंग को एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं ला पाते, जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ है, तो आपकी आई जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। यह आप खुद भी ऑब्ज़र्व करना, जब आप बनाओगे कभी तो इस जगह को खाली छोड़कर देखना, आई जो है कभी भी आई जैसी नहीं लगेगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आईलेट्स के ऊपर जो थोड़ा बहुत ब्लैक एरिया होता है जो कि आईब्रो से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर आप हमेशा देखना कि ज़्यादातर ब्लैक ही होता है, ज़्यादा डार्क होती है और ज़्यादा डेप्थ होती है। तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क रखें, और जो उसके जो साइड में है, जो कि जहाँ पर आईब्रो का एंड होता है,
वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लाइट शेडिंग करें। अगर आप बिना रेफरेंस पिक के किसी आई को ड्रॉ करते हो तो, बट अगर आप रेफरेंस पिक को देख कर ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आई को जो है शेड करना, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा इफ़ेक्ट आपको। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो आईलैशेज़ है और जो आईब्रो है उसके बीच में जो एक लाइन होती है, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि शेडिंग उसके ऊपर से जानी चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो गैप होगा तो वो आई जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आईब्रो के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको आईब्रो के जो हेयर्स हैं जिस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं, आपको उसी साइड में जो है शेडिंग कर सकते हैं या तो आप। पर हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं मना करूँगा कि आप स्ट्रोक्स ना ही लगाएं, जैसे कि एक एक बाल को देखकर, तो वो अभी आपसे नहीं हो पाएगा और आप नहीं कर पाओगे अभी, मेरी माने तो। क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ट्राई किया था। शुरू में मैं सिर्फ शेडिंग कर दिया करता था, बस शेडिंग एक ही डायरेक्शन में, या फिर मैं लाइन लगा दिया करता था, पर एक एक बाल को देखकर मैं कभी भी ड्रॉ नहीं करता था उस टाइम पे। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो दिखा दूंगा तो उसमें आप देख लेना, कभी भी मैंने जो है हेयर्स के जो स्ट्रोक्स हैं वो नहीं लगाए हैं। अभी भी मैं कुछ ड्राइंग्स में नहीं लगाता हूँ जिनमें ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जिसमें ज़रूरत होती है उसमें मैं लगा देता हूँ। बट आपके लिए यही सही होगा कि आप स्ट्रोक्स पर अभी उतना ध्यान ना दें जितना शेडिंग पर आपको काम करना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि शेडिंग की होगी। मैंने इस आई को बनाकर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बनाई है ताकि आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें और उन बातों का ध्यान रखें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे आर्टिस्ट लोगों को भी शेयर करें जो कि अभी काफ़ी बिगिनर स्टेज में है, ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।